हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो भैया थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी, तो भैया हम पढ़ रहे थे फ्लोट के बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो जरा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हमने हेडिंग लगाई थी, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने ये देखा था कि भाई जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो मैंने कहा था कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दिस इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ। ओके, फिर इसके बाद में हम अलग अलग प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ अप्लाई करके देख रहे थे कि क्या रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो यहां पर सबसे पहला हमने देख लिया आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हमने ये रिजल्ट जब निकाला था तो हमें पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में जो डेल्टा जो डब्ल्यू होता है ये माइनस पी एक्सटर्नल और ये डीवी, और हमें पता है डीवी की वैल्यू 0, तो रिजल्ट क्या आया था डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू, या फिर आप बोलो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी। और ये चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मैंने कहा था कि भैया एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी सिस्टम को जो भी हीट सप्लाई करी जाती है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। तो ये हमने पढ़ा आइसोकोरिक प्रोसेस पे। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा जो था वो अपने पास था आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको ये पता है कि एक आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो E इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए ऐसा होता है, तो हम बोलेंगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा ई इज इक्वल टू आपको पता ही है एन सी वी डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी 0, तो डेल्टा ई की वैल्यू भी आइडियल गैस के लिए कितनी आएगी, 0 आएगी। तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। चलो ठीक है, तो डेल्टा ई अगर 0 हो गया तो फिर हम यहां से रिजल्ट क्या निकालेंगे कि डेल्टा ई इज इक्वल टू आपने कहा था क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई 0 हो गया तो क्यू की वैल्यू या तो माइनस डब्ल्यू के इक्वल है, या फिर मैं बोल सकता हूं माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या, डब्ल्यू, है ना। और याद करो कि मैंने आपको यहां से स्टेटमेंट बना बताया था कि भाई क्यू अगर पॉजिटिव है तो ये क्या है, हीट गिवन टू सिस्टम। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट गिवन टू सिस्टम विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम विल बी इक्वल टू, ओके, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास किसके लिए आए हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए रिजल्ट आए हैं। क्लियर है बात। फिर इसके बाद देखो जरा कि ये सारी चीजें जो है ना हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे जब मैं आपको वर्क डेल्टा ई, डेल्टा एच और क्यू ये सारी वैल्यू अलग अलग प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करके बताऊंगा ना, तो ये सारे एप्लीकेशन हम दोबारा एक बार देख लेंगे। तीसरा जो है वो थर्ड, फोर साइक्लिक प्रोसेस, यहां से आपको स्टार्ट करना, आगे लिखना कि फोर साइक्लिक प्रोसेस। देखो जी क्या साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, तो आप ये मानो कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमें पता है कि E इज ए स्टेट फंक्शन, दिस इज स्टेट फंक्शन, ये एक स्टेट फंक्शन है। और इन साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन ऑल स्टेट फंक्शन विल बी ऑलवेज 0। तो मैं लिखूंगा इन साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन ऑल स्टेट फंक्शन विल बी 0। ठीक है, तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी ना, क्योंकि ऑलरेडी हम साइक्लिक प्रोसेस पढ़ चुके हैं। और डेल्टा ई की वैल्यू 0 हो गई तो आप देखो कि आपको सेम टू सेम वही सारे एक्सप्रेशन मिलेंगे जो कि आइसोथर्मल में मिले थे। डेल्टा ई इज इक्वल टू 0 तो क्यू की वैल्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल आ गई, या फिर मैं यूं कहूं माइनस क्यू की वैल्यू जो है वो डब्ल्यू के इक्वल आ गई। ठीक है, और ये किसके जैसा है, दिस इज सेम एज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये सेम टू सेम रिजल्ट आपको किसके जैसा मिल रहा है, आइसोथर्मल के जैसा मिल रहा है। तो ये है भैया हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है, आइसोथर्मल के जैसे ही एक्सप्रेशन मिलेंगे। यानी साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी आप बोल सकते हो कि हीट गिवन टू सिस्टम विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम, या फिर बोलो हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है, तो ये है अपने पास साइक्लिक प्रोसेस। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, और फिर लास्ट में हम देखेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। देखिएगा टोटल 5 प्रोसेस है ना हमारे पास, तो पांचों के लिए हम एक एक करके फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं। देखो जरा, नेक्स्ट इज फोर एडियाबैटिक प्रोसेस।
फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसमें सिस्टम ना तो हीट रिलीज करता है और ना ही हीट एब्जॉर्ब करता है। टोटल एक्सचेंज हीट कितनी होती है, 0 होती है। तो मैं बोलूंगा कि फॉर इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो Q की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, Q की वैल्यू 0 हो जाती है। तो Q अगर 0 होगा तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। Q की वैल्यू अगर 0 हो गई तो डेल्टा E की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, W की इक्वल आ जाएगी। यानी हम बोलेंगे कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन, या फिर इन एडियाबैटिक प्रोसेस द वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। और ये ही इसी कंसेप्ट से हम आगे एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट भी करेंगे। तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी will be equal to the work done। ठीक है, ये हमारे पास अब यह एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर इसके बाद देखना जरा कि जो अगला हमारे पास है ना वो है फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। कि भाई आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए देखो जरा क्या रिजल्ट निकलेंगे। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस है तो हम ये बोलेंगे कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। अब प्रोसेस आइसोबैरिक है तो इसको मैं बोल देता हूं QP। एंड व्हाट इज QP, देन QP इज हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो क्योंकि प्रोसेस जो है वो कैसा है, आइसोबैरिक है ना, तो Q को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, QP लिख सकते हैं। एंड दिस इज हीट गिवन टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब देखना जरा कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा E इज इक्वल टू QP एंड W इज माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। W को हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस P डेल्टा V, है ना। और इसको P डेल्टा V को इधर ले आओ तो डेल्टा E इज इक्वल टू प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू ये क्या आ गया, QP आ गया, बोल सकता हूं वैसा। तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो गया, E2 माइनस E1 प्लस इसको जो है मैं ऐसा लिख सकता हूं PV2 माइनस P1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, QP हो जाएगा। भैया देखो E2 और PV2 इन दोनों को एक जगह करते हैं तो E2 प्लस PV2, ठीक है, इन दोनों में माइनस कॉमन आ जाएगा, ये आएगा E1 प्लस PV1 इज इक्वल टू क्या आएगा, QP। मैं ऐसा बोल सकता हूं। तो E2 प्लस PV2 ये आ जाएगा क्या, H2, E1 प्लस PV1 ये आ जाएगा H1 इज इक्वल टू QP। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं डेल्टा H इज इक्वल टू QP। देखो जरा होता ये है, आप कहोगे कि ये E2 प्लस PV2 H2 कैसे लिखा, भैया जी देखो एक होती है एंथैल्पी, H इज नोन एज एंथैल्पी, तो दिस इज एंथैल्पी। और एंथैल्पी को मैथमेटिकली हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं E प्लस PV कि इट इज अ कंपाउंड फंक्शन ऑफ E एंड PV। ठीक है, ये इन दोनों का कंपाउंड फंक्शन होता है, यानी इन दोनों के सम के इक्वल इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब एंथैल्पी होती है कि ये तो अभी हम जस्ट पढ़ेंगे, अभी के लिए ध्यान में रखो H इक्वल टू क्या होता है, E प्लस PV होता है। तो यहां से मैं ऐसा बोलूंगा कि H2 की वैल्यू तो आएगी कितनी, E2 प्लस PV2, ये तो हमारे पास H2 की वैल्यू आएगी। और फिर जो है वो इसके बाद में H1 की वैल्यू जो है वो रहेगी E1 प्लस PV1। ठीक है, तो बस मैंने जो है वो यही लिखा है, देखो E2 प्लस PV2 को H2 लिख दिया और E1 प्लस PV1 को मैंने H1 लिख दिया। तो ये किसके इक्वल है, ये QP के इक्वल है, क्योंकि फर्स्ट लॉ कहता है। तो यहां पर आप ये बोलोगे कि इन आइसोबैरिक प्रोसेस, देखो एंथैल्पी को डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, तो मैं ऐसा बोलूंगा इन आइसोबैरिक प्रोसेस हीट गिवन टू सिस्टम विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है ना, यही स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि इन आइसोबैरिक प्रोसेस हीट given to system will be equal to change in enthalpy। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही हमने कहा था कि आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है उसमें हीट गिवन टू सिस्टम
ये इक्वल हो जाता है किसके, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। और जो हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस होता है वहां पर जो डेल्टा एच की वैल्यू क्यूपी के इक्वल आती है, पहले डेल्टा ई की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, क्यूपी के। और भैया याद करो मैंने जब आपको हीट कैपेसिटी बताई थी तो यहीं पर एक्सप्रेशन बताया था कि क्यूपी की वैल्यू जो होती है ये इक्वल होती है एन सीपी डेल्टा टी। तो यहां से निकल के आता है डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो किसकी इक्वल है, एन सीपी डेल्टा टी के इक्वल है। अब क्योंकि हम जब इतना पढ़ ही रहे हैं, चलो इसको मैं आगे अभी लिखवा दूंगा एंथैल्पी में। अभी के लिए ये सारे स्टेटमेंट ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। हाँ तो देखो कि इस पर जो है वो अब क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो जरा कि फर्स्ट लॉ जो है ना इसमें आप ये देखो कि हमारे पास तीन ही चीजें हैं, एक तो डेल्टा ई है, एक हमारे पास क्यू है और एक है डब्ल्यू। इन तीन में से कोई दो आपके पास होगी और तीसरी आपको पूछेगा। ये फर्स्ट लॉ से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे एक दो क्वेश्चन इस पर हम लेते हैं, सिंपल से आसान से क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा जरा। इफ 40 जूल heat is given to a gas and gas works 10 joule, then calculate the change in internal energy of गैस, ठीक है। सिंपल सा काम है कि आपको जो है वो Q की वैल्यू दे रखी है और किसकी वैल्यू दे रखी है, W की वैल्यू दे रखी है। केवल और केवल इस क्वेश्चन में आपको साइन का ध्यान में रखना है कि हमें पता है फर्स्ट लॉ कहता है डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस क्या होता है, W होता है। आप ध्यान से देखो कि 40 जूल हीट गिवन टू गैस और हीट गिवन टू सिस्टम होता है कैसा, पॉजिटिव, तो यहां तो आएगा प्लस का 40 और W की वैल्यू जो है वो गैस वर्क्स, तो गैस जो है वो सिस्टम खुद वर्क कर रहा है और सिस्टम वर्क करे तो ये वैल्यू होती है कैसी, नेगेटिव, तो ये आया माइनस का 10, द वैल्यू विल बी 30 जूल डेल्टा ई। और भैया ये प्लस का आ रहा है, इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी जो है वो इतनी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो एक क्वेश्चन और है कि इफ 50 जूल हीट इज गिवन टू ए गैस and gas expands from 5 liter to 15 liter volume against a constant external pressure of 2 atm, ठीक है। then calculate the new internal energy of gas, then calculate the new internal energy of gas if initial internal energy of gas was 400 जूल, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि आपको जो है वो गैस के लिए एक तरीके से डेटा गिवन है, हीट का डेटा गिवन है और इनिशियल इंटरनल एनर्जी का डेटा गिवन है, फाइनल इंटरनल एनर्जी आपको पूछी है। तो आप यूं सोचो कि हमें यह पता है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है Q प्लस W। पहले तो हम डेल्टा ई कैलकुलेट कर देते हैं। तो आप देखो हीट गिवन टू ए गैस, ठीक है, तो कितनी 50, तो Q की वैल्यू जो है वो तो हम लेंगे प्लस का 50 जूल। अब W हम कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी गैस के लिए, या W जो है वो हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस P एक्सटर्नल और ये डेल्टा V। आप देखो माइनस P एक्सटर्नल आपको बोल रहा है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 ATM, तो ये तो है 2 ATM और डेल्टा V की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है V2 माइनस V1 15 और ये 5, तो ये आया 20। लेकिन भैया ये लीटर एटीएम में है क्योंकि आपने प्रेशर तो रखा है एटीएम में
और वॉल्यूम है किसमें, लीटर में। तो W की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में आई है और W लीटर एटमॉस्फेयर में है, तो हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, आपको पहले यूनिट सेम कर दी पड़ेगी। तो यहां से आपको ये ध्यान में रखना है एक कि 1 लीटर एटीएम है ना, कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर ये इक्वल होता है 101.3 जूल। सॉरी, कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो है ना ये इक्वल होता है 101.3 जूल के। तो बस इसको पहले लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में बदलना पड़ेगा। तो मेरे पास जो है वैल्यू आएगी 20 इंटू 101.3, तो ये वैल्यू 2026 जूल। ठीक है, ये आ जाएगा W, है ना। और नेगेटिव का ध्यान रखना भाई कि आपको हमेशा यूनिट को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। कई जगह जो वो हम जब राउंड ऑफ की बात करते हैं तो इसको 100 भी ले लिया जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली ये होता है, और ज्यादा एक्यूरेटली देखोगे तो 101.325 जूल के इक्वल होगा। ठीक है, तो डेल्टा E इक्वल टू ये तो आया 50 और ये माइनस का 2026। ओके, ठीक है, तो देख लो जरा कितना आएगा ये 50, इसमें से माइनस करो तो पहले तो 26 चला गया और फिर 24 और माइनस कर दो तो ये आ जाएगा माइनस का 1974। ठीक है, 1976। ठीक, तो ये जो है वो अपने पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E की वैल्यू आई है। और डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है, E2 माइनस E1। ठीक, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल दे रखी है 400, तो इसमें 400 और ऐड कर दो तो ये आ जाएगा E2 की वैल्यू माइनस का 1576 जूल। ये हमारे पास उसकी नई इंटरनल एनर्जी गैस की हो जाएगी। तो भैया इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ सकता है। और देखो जरा एक क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान रखना। ठीक है, कि क्वेश्चन जो है ना वो एक्चुअल में साइंस से रिलेटेड है, कि कई बार जो है ना क्वेश्चन आते हुए भी गड़बड़ हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। कि जैसे आपको ये बोला कि इफ 20 joule of work is done on a system, then internal energy of system, ठीक है, is increased by 10 joule, then the value of heat released by the system is। ठीक है, और आपको ऑप्शन ऐसे दिए हैं, पहला दे दिया मान लो -10 जूल, दूसरा 10 जूल, तीसरा -30 जूल एंड फोर्थ वन इज 30 जूल। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, क्योंकि एग्जाम में तो हमें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अब आप देखो कि हम फर्स्ट लॉ लगाते हैं इसमें थर्मोडायनेमिक्स का। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि डेल्टा E इज इक्वल टू हो जाएगा Q प्लस W। अब आप देखो कि सबसे पहले तो सिस्टम जो डेल्टा E है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय 10 जूल, तो ये जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो 10 जूल से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो कहने का मतलब डेल्टा E जो है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। Q W आपको क्या बोल रखा है, 20 जूल ऑफ वर्क इज डन, 20 जूल वर्क इज डन ऑन सिस्टम, तो दिस विल बी ऑल्सो पॉजिटिव वैल्यू। Q इज इक्वल टू माइनस का 10 जूल, तो Q की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 10 जूल आ गई। अब आप समझो कि Q की वैल्यू 10 जूल आई है, माइनस का 10 जूल आई है, तो आंसर शुड बी -10 जूल, बट आंसर विल बी 10 जूल। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि भैया देखो कि जो प्लस माइनस होता है ना, ये एक्चुअल में हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन ने ऑलरेडी जो है वो डायरेक्शन दे दी है कि हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम,
तो क्वेश्चन ने जो है वो ये बोला है कि हीट रिलीज कितनी होगी, तो एक्चुअल में जो है वो डायरेक्शन इसने ऑलरेडी क्वेश्चन में इंक्लूड कर दी है और केवल जो है वो मैग्नीट्यूड पूछा, इसका मतलब ये होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी क्वेश्चन में ऑलरेडी, चाहे ये वर्क के बारे में हो चाहे ये हीट के बारे में हो, है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन वर्क के बारे में भी आ सकता है कि जैसे पूछ ले कैलकुलेट द वर्क डन बाय सिस्टम, ऐसी लैंग्वेज अगर है तो भैया ध्यान में रखना वहां पर केवल आपको मैग्नीट्यूड ही पूछा गया है। कैलकुलेट हीट रिलीज बाय सिस्टम, ऐसी लैंग्वेज है तो वहां पर ध्यान में रखना मैग्नीट्यूड ही पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन जो एक बार नीट में आया हुआ है, ध्यान रखना, है ना। तो ध्यान रखो कि इफ डायरेक्शन इज गिवन in question then answer will be only magnitude for work and heat। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर आपको डायरेक्शन गिवन है तो आंसर जो है केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और किसके लिए है ये गिवन, मतलब हीट और वर्क दोनों के लिए। ठीक है, तो यहां पर आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड जाएगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी ये पूछा है कि हीट रिलीज बाय द सिस्टम, है ना, कि सिस्टम कितनी हीट रिलीज करेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ए गैस एक्सपेंड्स इन वैक्यूम एंड absorbs 5 joule of heat। ठीक है, calculate the change in internal energy of gas। ठीक, मुझे बताओ कि वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और गैस जो है वो कहाँ है, वैक्यूम में है। और मैंने आपको बता रखा है वर्क डन इन वैक्यूम में जो P एक्सटर्नल है ना, ये कितना होगा, 0। तो वैक्यूम में W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और W की वैल्यू 0 आ गई तो डेल्टा E की वैल्यू किसके इक्वल है, Q के इक्वल। और Q कितना है, 5 जूल। एनर्जी 5 जूल, हीट इससे एब्जॉर्ब करिए तो Q की वैल्यू है 5 जूल, देन डेल्टा V विल बी 5 जूल। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा जो है वो एक आप ये कहो कंसेप्ट है कि फर्स्ट लो का कि डेल्टा E होगा, Q होगा और W होगा। 3 चीजें होगी, 3 में से 2 चीजें आपको पूछेगा, 2 चीजें आपको दी होगी और तीसरी चीज आपको जो है वो पूछ सकता है। इस तरह क्वेश्चन जो है फर्स्ट लो से आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात? तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखना जरा। और यूं मानो कि चैप्टर का बहुत ही जरूरी पोर्शन है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, एंथैल्पी। देखिएगा, एंथैल्पी, व्हाट इज एंथैल्पी, क्या एंथैल्पी क्या है, क्या काम में आती है, एंथैल्पी की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। टॉपिक इज एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम कैपिटल H से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो कि जो एंथैल्पी है ना, अभी मैंने कहा था कि H, ठीक है, होता क्या है, तो आप ये कहो कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी कंटेंट है उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। पहले मैं लिख देता हूं, है ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जरूरत क्या है। द टोटल एनर्जी कंटेंट of system when pressure is constant is known as enthalpy। देखो भैया, होता यह है कि इस लाइन को ध्यान में रखो कि टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक, याद करो कि अगर मैं ये लाइन नहीं लिखूं व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, तो द टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, इसको हमने इंटरनल एनर्जी बोला था, याद करना।
क्या इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि एक सिस्टम के पास जितने भी अलग अलग तरीके की एनर्जीज है उन सब एनर्जीज का जो सम है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। हाँ तो भाई देखो जरा कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ना वो भी क्या होती है, वो भी एक तरीके से टोटल हीट कंटेंट या टोटल एनर्जी की जितने भी तरीके की एनर्जीज है सबका सम ही क्या है, इंटरनल एनर्जी है। तो फिर जो है वो ये क्या है और उसमें फिर डिफरेंस क्या है, तो ध्यान रखना। देखो होता यह है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो हम डिफाइन करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है, कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट गिवन टू सिस्टम इज इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये हम डिफाइन करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। अब आप कहोगे कि सर दोनों ही जब एक तरीके से टोटल एनर्जी है तो इसकी जरूरत क्या पड़ी, हम उससे भी तो काम चला सकते थे। भैया होता यह है कि ज्यादातर जो प्रोसेस होते हैं ना वो कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं, ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कि ज्यादातर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं। इसलिए हमें एक नए फंक्शन की जरूरत पड़ी जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर टोटल एनर्जी को डिफाइन करता हो, इसलिए हम जो है वो यहां पर एंथैल्पी को काम में लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि इट इज टोटल एनर्जी कंटेंट, या ऐसा भी बोल सकते हो, कई जगह ऐसा भी लिखा होता है टोटल हीट कंटेंट, ठीक है, ऑफ सिस्टम व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। क्लियर है बात। तो भैया ये है एंथैल्पी। और व्हाई वी नीड एंथैल्पी, तो आप ये बोलोगे कि मैं पहले लिख देता हूं, व्हाई एंथैल्पी इज नीडेड, एंथैल्पी इज नीडेड, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेस occurs at constant pressure and internal energy defined at only constant volume. So we need a new function which is defined at constant pressure, ठीक है। तो भैया ये इसकी जरूरत है, हमें एक नए फंक्शन की जरूरत पड़ी जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर काम करे, और वो ही क्या है, अपने पास एंथैल्पी है। क्लियर है बात। चलो ठीक है ये तो ही एक बात। अब आप ये मानो कि एंथैल्पी जो है ना, ये मैंने कहा कि कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइन होती है। अब होती क्या है, तो होती यह है कि एंथैल्पी इज ए कंपाउंड फंक्शन ऑफ E एंड PV, ठीक है। कहने का मतलब मैथमेटिकली, ठीक है, हम ये बोलेंगे कि H इज इक्वल टू E प्लस PV, कि जो एंथैल्पी है, ठीक, ये क्या है, E यानी कि इंटरनल एनर्जी, और साथ में PV वर्क जो होता है ना, या यूं कहो कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है, इनके सम के ही इक्वल होता है क्या, एंथैल्पी, ठीक है। अब देखना कि मैंने आपको ये कहा था कि किसी भी सिस्टम के लिए हम कभी भी इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम के पास कितने अलग अलग तरीके की एनर्जीज है, हम इसके बारे में एग्जैक्टली कभी नहीं बता सकते, क्योंकि इंटरनल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता होती है। इसलिए जो वो हम एंथैल्पी की कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया ई का ही तो फंक्शन है, एक तरीके से ई भी इसमें शामिल है। तो क्योंकि इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक वैसे ही हम हमेशा चेंज इन एंथैल्पी की बात करेंगे। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, देखो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, तो यहां पर आएगा चेंज इन PV, ठीक। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बना, और इसको जो है वो मैं यूं लिख सकता हूं कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E, ठीक है, प्लस इसको P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P, मैं इसको ओपन करके यूं लिख सकता हूं, ठीक। तो एट कांस्टेंट, क्योंकि मैंने कहा एंथैल्पी को हम कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइन करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और ये वाले टर्म जो है वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमारे पास एंथैल्पी का एक्सप्रेशन बना डेल्टा H
इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो ये एंथैल्पी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। एक छोटा सा फॉर्मूला है डेल्टा एच और डेल्टा ई का, ये रिलेशन है भैया किसी भी गैस के लिए हमारे पास डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच में। अब इधर देखना कि आपको ध्यान ये रखना है कि होता यह है कि रिलेशन अपने पास डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, कोई आइडियल गैस है। ठीक है, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस अगर है तो हम आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एनआरटी बोल सकते हैं। ठीक, एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने आइडियल गैस भर रखी है। अब कंटेनर में नंबर ऑफ मोल हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। या तो हम बोलेंगे कि इसको कंप्रेस करोगे या फिर गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं ऐसा बोलूंगा, देखो डेल्टा पीवी इज इक्वल टू ये आ जाएगा डेल्टा एनआरटी। मैंने कहा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर जो है वो तो क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा वी की वैल्यू ये किसके इक्वल आएगी, देखो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर तो बाहर ले लिया। अब कंप्रेस या फिर एक्सपेंड करोगे तो वॉल्यूम तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन इस कंटेनर के अंदर गैस के मोल थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, गैस के मोल तो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। इसके अलावा आर जो है ये भी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, तो ये भी सेम ही रहेगा। तो एन आर दोनों कांस्टेंट है, बाहर ले लो एन आर, और ये वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल, डेल्टा टी के इक्वल। तो पी डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, एन आर डेल्टा टी। अब आप समझना कि चलो ठीक है, पी डेल्टा वी की वैल्यू एन आर डेल्टा टी के इक्वल आ गई। यहां से आप ये मानो कि मैं वहां पर पी डेल्टा वी को एन आर डेल्टा टी से रिप्लेस कर सकता हूं, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस यहां हो जाएगा एन आर डेल्टा टी। भैया किसी भी रिएक्शन के लिए या किसी भी गैस के लिए आपको जब भी डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन पूछा हो या इसमें से जो कुछ भी दिया हो, कुछ भी पूछा हो, तो आपको ये रिलेशन काम में लेना किसी गैस के लिए। बट दिस रिलेशन इज ओनली फॉर आइडियल गैस। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैस। ठीक है, ये केवल और केवल आइडियल गैस के लिए है। क्यों, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी से हमने ये कैलकुलेट किया है, और पीवी इक्वल टू एनआरटी केवल और केवल आइडियल गैस के लिए लागू होता है, रियल गैस के लिए ये चीज लागू ही नहीं होती है। अब आप देखो कि फॉर रियल गैस कि रियल गैस के लिए हम कौन सा, मान लो कई बार जो क्वेश्चन में ऐसा दे देता है कि गैस को रियल मानना है और वही डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन चाहिए। मान लो डेल्टा एच देके डेल्टा ई आपसे पूछा होगा या डेल्टा ई देके डेल्टा एच आपसे पूछा होगा, तो आपको क्या करना है, तो भैया हम डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई और प्लस डेल्टा और ये पीवी, ये हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं P2 V2 माइनस P1 V1। आप जो इस फॉर्मूले को एक तरीके से अप्लाई करोगे, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम क्या करेंगे भैया जी, जो भी कैलकुलेशन करनी है वो इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। कि दिस फॉर्मूला will be used for real gas. This formula will be used for real gas at, ठीक है, given condition कि जो भी कंडीशन आपको दे रखी है उन कंडीशन पर ये फॉर्मूला हम जो है वो काम में लेंगे। किसके लिए, रियल गैस के लिए। आप ध्यान रखो, आइडियल गैस के लिए ये काम में ले सकते हो, लेकिन ये कभी भी रियल गैस के लिए आपको काम में नहीं लेना है। ठीक, तो ये है भैया एक हमारे पास रिलेशन किसका, डेल्टा एच और डेल्टा ई का। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस एन आर डेल्टा टी। एक चीज और देखना कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करिए, जितने भी रिलेशन मैं बता रहा हूं ना, और ये सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट है भैया, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे आएगा वो तो हम एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा इन सबसे। ठीक है, एक और हम छोटा सा पॉइंट देखते हैं। देखो किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन, इसको मैं मिटा रहा हूं, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन। देखो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अब कोई केमिकल रिएक्शन मान लो N1A इज कन्वर्टिंग इनटू N2B। पहली बात तो यह है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है, या आप यूं कहो कि केमिकल रिएक्शन में
जो भी एक तरीके से वर्क डन होगा वो गैसेस की वजह से होगा, क्योंकि हम वर्क डन की बात कर रहे हैं और वर्क डन ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम जो चेंज होगा ना वो केवल गैसों की वजह से होगा, कभी भी सॉलिड और लिक्विड की वजह से वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। समझे बात को? तो आप ये मान के चलो कि जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, वर्क डन की बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के दौरान या एनर्जी ट्रांसफर की बात करेंगे, वहां पर पहली बात तो केवल आपको गैसेस को ही कंसिडर करता है। ठीक, अब आप ये समझो कि हमारे पास रिलेशन ये है कि कोई केमिकल रिएक्शन है। अब आपको पता है कि ज्यादातर केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। मैं लिख देता हूं, मोस्ट ऑफ द reactions occurs at constant pressure and constant temperature। ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। ज्यादातर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो कि P डेल्टा V, वही बात, हमें तो गैसों को जब भी ध्यान रखना कि अगर मेंशन नहीं कर रखा है ना तो हम गैसेस को कैसा मानेंगे, आइडियल ही मानेंगे। तो किसी केमिकल रिएक्शन में PV इक्वल टू हमारे पास nRT हम अप्लाई करते हैं। मुझे बताओ, देखो प्रेशर और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा PV इज इक्वल टू डेल्टा NR और ये T। अब केमिकल रिएक्शन जब होगी तो वॉल्यूम चेंज जो आएगा ना वो गैस के मॉलिक्यूल चेंज होने की वजह से आएगा। जैसे मान लो यहां पर गैस थी, पहले एक के मोल जो है गैसियस मोल अपने पास N1 थे, इसके बाद में गैसियस मोल कितने हो गए, N2 हो गए। तो जो भी वॉल्यूम चेंज आता है ना वो गैसियस मोल बदलने की वजह से आता है। तो यहां पर मैं बोलूंगा प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो P डेल्टा V, यहां मोल जो है वो बदल रहे हैं, मोल चेंज हो रहे हैं। तो ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो इसको लिखूंगा डेल्टा NRT। और मैंने कहा कि जब भी हम बात करेंगे है ना किसी केमिकल रिएक्शन की, तो वहां पर केवल और केवल गैसेस को इंक्लूड करता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा NG। तो यहां पर केमिकल रिएक्शन में जो P डेल्टा V है ना, ये इक्वल होता है किसके, डेल्टा NG/RT के। ध्यान रखो P डेल्टा V की वैल्यू डेल्टा NG/RT के इक्वल आएगी, किसमें, किसी केमिकल रिएक्शन में। ठीक, तो अगर मैं यहां पर रिलेशन देखूं तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E और P डेल्टा V की जगह लिख सकता हूं डेल्टा NG/RT। दिस रिलेशन विल बी यूज्ड फॉर एनी केमिकल रिएक्शन या एनी रिएक्शन। ये ही रिलेशन जो है वो आपको काम में लेना है किसी भी रिलेशन के लिए। आपको हो सकता है किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू दे दे, डेल्टा E की वैल्यू दे दे, इनमें से कुछ पूछ ले, या डेल्टा H देकर डेल्टा E पूछ ले, तो ये रिलेशन आपको लगाना है। और याद करो ये रिलेशन जो है वो इसी साल नीट में पूछा गया है कि डेल्टा H और डेल्टा E का सही रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन में डेल्टा H और डेल्टा E का रिलेशन है। आसान सा काम है, अभी हम इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। एक चीज और देख लो कि भाई हमें यह पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो P डेल्टा V की वैल्यू है ना, ये किसके इक्वल आ गई, P डेल्टा V की वैल्यू आ गई किसके, डेल्टा NG/RT के इक्वल, है ना। तो देखो जरा कि P डेल्टा V वैल्यू आई डेल्टा NG/RT, मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस P डेल्टा V माइनस डेल्टा NG/RT। ठीक है भैया, माइनस P डेल्टा V क्या हो गया, वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NG/RT। दिस इज वर्क डन इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि किसी केमिकल रिएक्शन में वर्क कितना होता है या कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, उसके लिए आप ये तरीका काम में लोगे, W इक्वल टू माइनस डेल्टा NG/RT। ठीक, अब डेल्टा NG की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। डेल्टा NG क्या है, डेल्टा NG है टोटल स्टोइकियोमेट्री ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल स्टोइकियोमेट्री ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये हमारे पास डेल्टा NG है। तो यहां से क्या आ जाएगा, हमारे पास W आ जाएगा। ये सारी चीजें डेल्टा H और डेल्टा E के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा पॉइंट हम और पढ़ते हैं। देखो जरा कि रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, आप याद करना मैंने आपको जो है वो ये बताया था कि एक तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है हमें ये चीज समझनी है। देखिएगा, तो भैया देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास है टॉपिक रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। ठीक है,
कि भाई Cp और Cv के बीच में क्या रिलेशन होता है। अभी जस्ट हमने डेल्टा H और डेल्टा E के बारे में देखा। तो किसी भी रिएक्शन के लिए या किसी गैस के लिए हमने रिलेशन ये देखा कि फॉर एनी गैस, ठीक, और गैस शुड बी आइडियल। आइडियल गैस के लिए ही हम बात कर रहे हैं। तो रिलेशन होता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस NR डेल्टा T, ये रिलेशन होता है। और आपको पता है कि डेल्टा H की वैल्यू जो है ये तो होती है NCP डेल्टा T इज इक्वल टू ये होता है NCV डेल्टा T प्लस ये हो गया NR डेल्टा T, है ना। दोनों में जो है वो दोनों तरफ आप देख रहे हो N और डेल्टा T जो है वो कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रिलेशन आया CP इज इक्वल टू CV प्लस R, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ CP माइनस CV इक्वल टू R। भैया दिस इज द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV एंड दिस रिलेशन इज नॉन एज मेयर्स रिलेशन या मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेयर फॉर्मूला बोलते हैं या मेयर रिलेशन बोलते हैं। और ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि CP और CV क्या है, तो आपको तो इसको क्या लेना, मोलर हीट कैपेसिटी ही मानना है। CP और CV क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी होगा। तो यहां पर दीज आर मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। अगर मान लो नॉन मोलर हीट कैपेसिटी है तो फॉर नॉन मोलर हीट कैपेसिटी, तो द रिलेशन विल बी CP माइनस CV इज इक्वल टू NR। कि भाई एक होता है CP माइनस CV इक्वल टू R, तो ये तो आता है केवल मोलर जो है वो हीट कैपेसिटी के लिए। यहां कितने भी मोल हो गैस के, हमेशा रिलेशन ये रहेगा। और नॉन मोलर हीट कैपेसिटी है तो यहां पर मैं बोलूंगा CP माइनस CV इक्वल टू NR। यहां पर मोल जो है ना वो आपको साथ में लेने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन जो है वो यहां पर मैं आपको देता हूं, देखिएगा जरा, कि मैंने आपको कहा है कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन मोलर CP एंड CV एंड दीज आर मोलर, ठीक है। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV फॉर 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, ठीक। एक ऑप्शन मैंने आपको दे दिया CP माइनस CV इक्वल टू 2R एंड सेकेंड ऑप्शन इज CP माइनस CV इक्वल टू R, ठीक है। एक तो ये केस है, एक सेम क्वेश्चन ऐसा ही, लेकिन जैसे कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। नाउ दीज आर नॉन मोलर, ठीक है, फॉर 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। कि आइडियल गैस के 2 मोल है और यहां पर भी वही ऑप्शन है CP माइनस CV इक्वल टू 2R एंड सेकेंड इज CP माइनस CV इक्वल टू R। अब देखो जरा कि भाई एक तो मोलर है, एक नॉन मोलर है। अगर मोलर हीट कैपेसिटी है तो हमेशा जो है वो 1 मोल के लिए ही डिफाइन होगी। और यहां पर जो है वो हम बात करेंगे रिलेशन क्या आएगा, CP माइनस CV इक्वल टू R, क्योंकि ये क्या है, ऊपर वाले में तो मोलर हीट कैपेसिटी है, जबकि नीचे वाले में आप देखना CP माइनस CV, अब यहां पर नॉन मोलर है तो रिलेशन क्या आएगा, CP माइनस CV इक्वल टू 2R, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन कहीं आए तो उसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही आसान सा जो है वो काम है। आप जो है वो ये रिलेशन आता है, इसको मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं। और एक और जो है वो हमारे पास रेशियो होता है जिसको हम पॉइजन कोएफिशिएंट बोलते हैं या पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। तो ये है भैया अपने पास रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। अब एक और जो है वो यहां पर हम डेल्टा H और डेल्टा E की बात कर रहे हैं ना, तो एक और छोटा सा टॉपिक है वो भी हम देख लेते हैं कि भाई किसी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या रिलेशन होगा। देखिएगा कि कोई केमिकल रिएक्शन है, उसके लिए हमें जो वो दोनों का रिलेशन देखना है। तो भैया देखो कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए हमने वैसे तो अभी एक रिलेशन देखा था केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा H और डेल्टा E का, है ना। अब एक छोटा सा टॉपिक है और वो है वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। देखिएगा जरा, वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम कैसे वर्क डन कैलकुलेट करें। तो अभी हमने देखा था एक रिलेशन N1A गैस था और ये N2B में कन्वर्ट हो रहा है मान लो, एंड B इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट, ठीक है। अभी हमने ये देखा था कि फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर एनी रिएक्शन,
ठीक है, रिलेशन ये आता है हमारे पास कि पी डेल्टा वी की वैल्यू होती है डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस पी डेल्टा वी ये इक्वल हो जाएगा माइनस डेल्टा एन जी आर टी। भैया व्हाट इज माइनस पी डेल्टा वी? दिस इज डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है भैया, दिस इज वर्क डन, दिस इज वर्क डन इन एनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है कि भाई यही क्या है, एक केमिकल रिएक्शन में वर्क डन है कि एक रिएक्शन में आपको पता है कि मान लो आपने जो वो कंटेनर में जो ए और बी ले रखा है। ठीक है, अब पहले इनिशियली केवल जो है वो हमारे पास N1 मोल थे किसके, ए के। अब मान लो पिस्टन लगा हुआ है और जैसे जैसे रिएक्शन होगी N2 की वैल्यू अगर ज्यादा है तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, और एक्सपेंड करे चाहे कंप्रेस करे कि N2 की वैल्यू अगर कम होगी तो गैस कंप्रेस हो जाएगी। तो चाहे पिस्टन नीचे आए चाहे ऊपर आए, दोनों ही केस में वॉल्यूम तो चेंज हुआ ना, और वॉल्यूम चेंज अगर होगा तो हम बोलेंगे वर्क भी होगा। तो एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, कितना वर्क होगा, ये चीज कितनी है, डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल है माइनस ऑफ डेल्टा एन जी आर टी। यहां आपको सोचना नहीं है कि डब्ल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, जो भी होगा वो अपने आप आ जाएगा। क्लियर है बात? फिर देखो जरा कि जैसे एक क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। ठीक है, जैसे राइट द साइन ऑफ वर्क इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, क्या कुछ एक रिएक्शन है जिनमें आपको वर्क का साइन बताना है। जैसे एक रिएक्शन मैंने आपको दे दी 2SO2 प्लस O2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2SO3, एक तो ये रिएक्शन है। एक रिएक्शन है PCl3 प्लस Cl2 इज कन्वर्टिंग इनटू PCl5, एक ये रिएक्शन है। एक रिएक्शन है CaCO3 इज कन्वर्टिंग इनटू CaO प्लस CO2। ठीक है, और एक रिएक्शन और लेते हैं H2 प्लस Cl2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2HCl, है ना। ये 3-4 रिएक्शन है और आपको इनमें केवल और केवल वर्क का साइन बताना है। तो आप देखो यहां पर अगर हम देखें 2SO2 प्लस O2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2SO3, यहां हम देखें तो मुझे बताओ डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसी है। यहां पर जो डेल्टा एन जी हमारे पास है नेगेटिव, और डेल्टा एन जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि पहले गैस के मोल ज्यादा थे, बाद में गैस के मोल कम हो गए। तो मोल कम हो गए तो पिस्टन कहां आएगा, नीचे आएगा, और पिस्टन नीचे आएगा तो कंप्रेस होगी गैस, और गैस कंप्रेस होगी तो कंप्रेशन वर्क कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। देखो, और आना भी चाहिए क्योंकि W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, और माइनस है तो भैया W जो है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डेल्टा एन जी नेगेटिव है। तो ठीक, फिर यहां पर देखो PCl3 PCl5 है, इसका जो डेल्टा एन जी है ना वो कितना है, इसका डेल्टा एन जी भी नेगेटिव है, तो W कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर यहां पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है वो एक तरीके से क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन हो रहा है, डेल्टा एन जी कैसा आया, पॉजिटिव आया। और डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो आप खुद सोचना कि गैस क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, और गैस एक्सपेंड करेगी तो हम बोलेंगे कि W जो है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ डेल्टा एन जी कितना है, यहाँ डेल्टा एन जी है भैया 0, और अगर डेल्टा एन जी 0 है ना तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर डेल्टा एन जी 0 रखूंगा तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। यानी कि इस केस में आप देखो कि वास्तव में कोई वॉल्यूम चेंज आया ही नहीं, इनिशियली टोटल जितने मोल थे बाद में भी टोटल उतने ही मोल है, तो यहाँ पर कोई वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं, और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन भी नहीं होगा, है ना। तो ये हमारे पास हो गया एक तरीके से जो है वो क्वेश्चन, अगर वर्क से पूछेगा, किसी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद देखो जरा कि और भी यहाँ पर जो है वो हमने इतने सारे रिलेशंस देख लिए, तो और क्वेश्चन कैसे पूछेगा हमें तो यही देखना है। इसको तो मैं मिटा रहा हूं। देखो कि जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया कि व्हेन जिंक डस्ट रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HCl, ठीक है, एट 300 केल्विन, कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क, ठीक है, ये मैंने आपको पूछ लिया, कैलकुलेट वर्क, ठीक है, इन किलो जूल। ठीक, ये क्वेश्चन है।
कि जिंक डस्ट को जो है वो आपने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाया। अब हो सकता है रिएक्शन आपको गिवन हो या हो सकता है रिएक्शन गिवन ना हो। जैसे कि ये एक जनरल सी रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो जिंक डस्ट है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। डाइल्यूट HCl के साथ आपने रिएक्शन करवाया तो डाइल्यूट HCl कैसा होगा, लिक्विड होगा। रिएक्शन जब होगी तो ZnCl2 बनेगा और ये सॉल्यूशन में घुला हुआ रहेगा तो एक्वस फॉर्म में होगा और साथ में आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये रिएक्शन है, ठीक है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना वर्क होता है तो ये चीज मैंने कहा कि W - डेल्टा NgRT के इक्वल होता है। तो केवल और केवल आपको कुछ नहीं करना, डेल्टा NgRT की वैल्यू निकालनी है। नेगेटिव डेल्टा Ng कितना है इसका 1, R की वैल्यू जो कितनी 25/3 जूल में इतनी होती है और टेम्परेचर इज 300 और किलो में निकालना तो डिवाइड कर दो इसको किससे, 1000 से। तो ये हमारे पास जो कैंसिल हो गया तो वैल्यू आएगी -2.5 किलो जूल। दिस इज आंसर, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन में वर्क डन का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, माइनस डेल्टा NgRT आपको निकालना है। फिर देखो एक और क्वेश्चन यहां पर हम लेते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, डेल्टा H और डेल्टा E के रिलेशन से ही रिलेटेड है। जैसे फॉर द गिवन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है, CO प्लस हाफ O2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2CO, हाँ 2 नहीं, केवल CO2 गैस। ये एक रिएक्शन है और आपको पूछ रखा है कि इसके लिए जो है वो कौन सा रिलेशन सही है। ऑप्शन ऐसे है, पहला दे दिया डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा E, दूसरा दे दिया डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E, तीसरा आपको दे दिया डेल्टा H लेस देन डेल्टा E और चौथा है डेल्टा H में भी ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा E, ठीक है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए और आपको बोला कौन सा सही है। तो आप देखो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रिलेशन ये होता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT, यही रिलेशन है अपना। और भैया इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप देखना इस रिएक्शन का डेल्टा Ng कैसा है, नेगेटिव है। डेल्टा Ng तो आप जानते ही हो कि टोटल स्टोइकियोमेट्री ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल स्टोइकियोमेट्री ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो ये तो हमें पता ही है। तो डेल्टा Ng कैसा आया, इसका नेगेटिव आया। और डेल्टा Ng अगर नेगेटिव है तो मुझे बता दो इन दोनों में से ज्यादा कौन सा होगा, इन दोनों में से ज्यादा होगा डेल्टा E। डेल्टा E विल बी ग्रेटर देन डेल्टा H। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो हो सकता है कि किसी के लिए आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का दे दे। और देखो जरा और क्वेश्चन कैसे आएगा कि जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि if enthalpy of vaporization of water is 40 kilojoule per mole at 300 Kelvin, ठीक है। then calculate the change in internal energy of water या द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ, यहाँ पर जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज 3.6 ग्राम वाटर ड्यूरिंग वेपराइजेशन, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये इसी से रिलेटेड है और ये जो रिलेशन है ना इसी से हमें जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप देखना कि आपको एक तरीके से जो है वो दे रखा है, एंथैल्पी दे रखी है, डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है। पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी डेल्टा H और डेल्टा E के रिलेशन से कोई कैसा भी क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है। तो रिएक्शन लिखेंगे तो इसके लिए रिएक्शन में क्या लिखूंगा कि भाई वाटर का वेपराइजेशन हो रहा है, ध्यान रखना ये लिक्विड है, ये हमारे पास गैस है, वेपराइजेशन हो रहा है तो दिस इज वेपर, ठीक है। वेपर जो है वो आपको गैसियस स्टेट में ही माननी है। ये ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो नीट में आया हुआ है, डेटा थोड़े से अलग थे है ना, लेकिन सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है नीट में पूछा गया है। आप देखो कि आपको दे रखा है एक तरीके से डेल्टा H वेपराइजेशन और ये दे रखा है कितना 40 किलो जूल पर मोल, यानी कि द डेटा इज गिवन फॉर 1 मोल ऑफ वाटर, है ना। तो हम पहले कैलकुलेशन करेंगे 1 मोल के लिए, है ना। तो अब ध्यान रखो कि देखो कुछ अपने पास इस तरीके की एंथैल्पी या एनर्जीज होती है या इस तरीके की हीट होती है जो कि हमेशा पॉजिटिव लेनी होती है, जैसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन।
अब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है ना, आपको पता है कि जब भी आपको वेपराइज करवाना है किसी भी सब्सटेंस को तो हमेशा आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और हीट सप्लाई करेंगे तो ये कैसा है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। और रिएक्शन के लिए रिलेशन होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा ई हम एक काम करते हैं, 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा एच इज 40 एंड डेल्टा ई वी हैव टू कैलकुलेट। डेल्टा एन जी ऑफ रिएक्शन इज 1, आर की वैल्यू जूल में है तो 25/3, टेम्परेचर इज 300। ठीक है, अब भाई ये तो किलो जूल में और ये जूल में है, तो इसको डिवाइड करूंगा किससे, 1000 से, तो ये वैल्यू आई 100, ये कैंसिल 2.5, तो डेल्टा ई ये आ जाएगा 37.5 किलो जूल पर मोल। दिस वैल्यू इज फॉर 1 मोल। एंड आपको पूछा कितने मोल के लिए, मतलब कितने ग्राम के लिए, 3.6 ग्राम के लिए। तो मुझे बताओ मोल्स ऑफ वाटर, ये हमारे पास 3.6 डिवाइड बाय कितना, 18, तो पूछा है भैया 0.2 मोल के लिए आपको वैल्यू पूछी है। तो 0.2 मोल के लिए वैल्यू पूछी है, तो डेल्टा ई है ना 4 0.2 मोल्स, तो मैं लिखूंगा डेल्टा ई 37.5 इंटू 0.2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा, 37.5 है ना, तो इसका दुगना जो है वो कितना होता है, 75, तो अप्रोक्सीमेटली 7.5 किलो जूल है ना। ये हमारे पास एक तरीके से डेल्टा इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ई की। ठीक है, तो ये काम आपको करना है भैया जी, बहुत ही आसान सा काम है, एक छोटा सा रिलेशन है डेल्टा एच और डेल्टा ई का। एक और क्वेश्चन यहां पर हम लेते हैं, देखो इसी रिलेशन पर आप वीडियो को पॉज करना और खुद जो है उसको सोचने की कोशिश करना। इसको तो मैं मिटा रहा हूं। हाँ जी, कई बार देखो डेल्टा एच और डेल्टा ई इनको डायरेक्टली ना लिखे या डायरेक्टली जो है वो वैल्यूज क्वेश्चन में इनकी वर्डिंग जो है वो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी वर्डिंग की जगह कुछ और वर्डिंग काम में लेता है। जैसे आप ये मानो कि क्वेश्चन दिया आपको कि इफ कंबशन ऑफ C2H6 गैस occurs at constant volume at 400 Kelvin according to the reaction, according to the reaction। एक रिएक्शन आपको दी है, C2H6 गैस प्लस O2 गैस 2CO2 गैस, और 400 केल्विन पर जो H2O रहेगा वो गैसियस स्टेट में ही रहेगा, H2O और ये गैस। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 7/2। ठीक, इफ हीट रिलीज्ड इन अबाउ कंडीशन इज, आपको ऊपर जो कंडीशन गिवन है इसमें हीट रिलीज की वैल्यू दी है, मान लो 60 किलो जूल पर मोल, देन कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर कंबशन ऑफ 1.5 ग्राम C2H6। ठीक है भैया, देखो अब क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, आपको जो है वो एक रिएक्शन दे रखी है कंबशन की, और ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है। पहले तो मैं रिएक्शन लिखता हूं, C2H6 ये गैस है, 7/2 O2 ये भी गैस है, 2CO2 ये भी गैस है, 3H2O और ये भी क्या है, गैस। ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, अब आपको ये दे रखा है कि रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है और हीट रिलीज इन अबाउ कंडीशन इज 60 किलो जूल पर मोल। कांस्टेंट वॉल्यूम है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट रिलीज हो रही है वो कितनी है, 60 किलो जूल पर मोल। ध्यान दो जरा, क्या रिलेशन ये होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और मैंने आपको बहुत बार लिखाया और मैंने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि डेल्टा एच जो होता है दिस इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो होता है भैया हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड डेल्टा ई ये होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक,
तो वास्तव में कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होती है ना, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है, वो डेल्टा ई के इक्वल होती है। और कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होती है वो डेल्टा एच के इक्वल होती है। तो हम यहां पर बोलेंगे कि आपको डेल्टा ई की वैल्यू गिवन है कितनी, 60 किलो जूल पर मोल। और ध्यान दो जरा, ये रिएक्शन में हीट इतनी रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच, डेल्टा ई विल बी नेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव लेंगे। और आपको पूछा गया डेल्टा एच पूछा है, वही ये तो 1 मोल के लिए। अब डेल्टा एच की वैल्यू मैं पहले 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर लेता हूं। तो डेल्टा एच इक्वल टू -60 प्लस डेल्टा एनजी, तो इस रिएक्शन का देखो इधर 5 है, इधर कितना है 7/2, 3.5 यानी कि 1/2, तो डेल्टा एनजी इज 1/2। आर की वैल्यू वही 25/3 एंड दिस इज 400। ठीक है, टेम्परेचर 400 है ना, और ये वैल्यू किलो में है, तो इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से। तो ये कितना आएगा, ये आएगा अपने पास 10/3, है ना, 10/3 होगा ना, हाँ बिल्कुल, ये कैंसिल हो गया। और ये 100 तो एक और कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 10/3 बचेगा। तो एक तरीके से 5/3, तो माइनस का 60 प्लस 5/3, 5/3 बोले तो 1.66 हो गया ना, तो ये हो गया 1.66। ठीक है, तो आप देखो यहां से जो है वो ये हमारे पास वैल्यू आएगी कितनी, माइनस का 58.34। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई डेल्टा एच की, बट दिस वैल्यू विल बी इन किलो जूल पर मोल। ये तो किलो जूल पर मोल में है, ये तो 1 मोल के लिए है। अब आपको पूछा क्या है, मोल कितने, C2H6 1.5 डिवाइड बाय कितना आएगा, ये आएगा 30। ठीक है, तो आपको पूछा है भैया जी 1 एक्चुअल में 200 मोल के लिए, आपको इतने मोल के लिए जो है वो वैल्यू, वहां 1/200 नहीं, 1/20 मोल के लिए वैल्यू पूछी है। तो मैं लिखूंगा 1/20 मोल। तो 1/20 मोल के लिए डेल्टा एच हमारे पास हो जाएगा माइनस का 58 डिवाइड बाय 20। ये लो, दिस इज किलो जूल, दिस इज आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये बोले कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट का मतलब तो होता है डेल्टा ई, और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का मतलब होता है डेल्टा एच। क्लियर है बात? तो भैया ये हुई एक बात। अब एक क्वेश्चन इस पर और लेते हैं, है ना, फिर देखो जरा कि एक और क्वेश्चन पहले इस पर करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। देखो हाँ जी, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन इज 2 moles of an ideal gas, an non-ideal gas, ठीक है, this is for non-ideal gas. 2 moles of an non-ideal gas undergoes a state change from, ठीक है, 2 atm 3 liter 45 Kelvin to 4 atm 5 liter 295 Kelvin. ठीक है, if the change in internal energy for gas is, ये आपको दिया है 30 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है, then calculate the change in enthalpy of reaction या of gas। अब ध्यान दो जरा कि एक गैस के बारे में है, ये एक इंडिविजुअल गैस के बारे में है, यहां पर वास्तव में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। और भाई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रही है, केवल एक इंडिविजुअल गैस के बारे में है। इस केस में आप देखो जरा कि मैंने आपको कहा था कि दोनों का रिलेशन, एक तो ये होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी, ठीक, और एक रिलेशन होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। लेकिन ये जो रिलेशन है ना,
पी डेल्टा वी का, या आप यू कहो पी डेल्टा वी नहीं, ये तो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है, पी डेल्टा वी तो कांस्टेंट प्रेशर पर तो पी डेल्टा वी रिलेशन आता है। ये सबके लिए सही है, चाहे गैस आइडियल हो चाहे गैस रियल हो। एक रिलेशन बताया था यहां पर एनआर डेल्टा टी, एनआर डेल्टा टी, बट दिस रिलेशन इज यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर आइडियल गैस। ये तो केवल और केवल आइडियल गैस के लिए है कि भाई मान लो अगर यहीं पर आइडियल गैस देता तो हम डेल्टा ई रख देते, एन नंबर ऑफ मोल रख देते, 2 रख देते, टेम्परेचर चेंज जो है वो आपके सामने है, हम डायरेक्टली डेल्टा एच कैलकुलेट कर लेते। लेकिन भैया ये तो आइडियल गैस के लिए और गैस रियल है, तो अब हम काम में लेंगे भैया जी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं P2 V2 माइनस P1 V1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, खत्म बात, वैल्यूज रखो, है ना। ये वाला हम रियल के लिए लगा सकते हैं, तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, डेल्टा ई आपको दे रखा 30। अब लीटर एटमॉस्फेयर में है तो यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम भी आप लीटर एटमॉस्फेयर में ही काम में लेना। तो P2 की वैल्यू देखो जरा कि पहले हमारे पास 2 ATM से कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 इंटू V2 इज 5 लीटर माइनस P1 जो है, P1 कितना 2 और V1 इज 3 लीटर, तो ये आ जाएगा 20 माइनस कितना 6 तो 14, तो प्लस 14 यानी कि 44 लीटर एटमॉस्फेयर। दिस इज आंसर। अब इस क्वेश्चन में कुछ एक डेटा एक्स्ट्रा है, जैसे टेम्परेचर का डेटा एक्स्ट्रा है, जैसे यहां पर मोल है, तो ध्यान में रखना कि जो टेम्परेचर और मोल का इफेक्ट है ना वो यहां पर आ चुका है। P2 V2 माइनस P1 V1 में टेम्परेचर और मोल का इफेक्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। आप ये मान के चलो कि 2 मोल का टेम्परेचर जब आपने 45 से 295 किया तब जो है वो, तब जाके जो है वो प्रेशर 2 ATM 3 लीटर से जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम 4 ATM 5 लीटर आपको मिला। तो वास्तव में यहां पर P2 V2 माइनस P1 V1 में जो नंबर ऑफ मोल और जो टेम्परेचर है इनका इफेक्ट जो है वो ऑलरेडी क्या है, इन्वॉल्व है। क्लियर है बात। तो भैया ये है हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे डेल्टा एच डेल्टा ई, है ना। इनसे उम्मीद करते हैं क्लास आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास से आप ये मान के चलो कि हम इस चैप्टर का सबसे जरूरी पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। हम अलग अलग प्रोसेस के लिए डेल्टा एच डेल्टा ई क्यू और डब्ल्यू इन सब की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्लास में। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप एक बार लेक्चर दोबारा देखिए, इस पर एनसीईआरटी पढ़ें, है ना। अगले लेक्चर तक अपना ध्यान में रखो, खूब पढ़ाई करें, खूब पढ़े खूब पढ़े, ठीक है। और भाई वीडियो को जो है वो मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, लेकिन भाई रीच हमें बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुँचना है, तो इसमें जो वो आप मेरी मदद करें, ठीक है। क्योंकि किसी भी बच्चे का सिलेक्शन केमिस्ट्री की वजह से कम नहीं रुकना चाहिए, यही अपना मोटिव है, यही अपना टारगेट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।